वसीयतनामा। राजप्रसाद जैसा लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई पड़ रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी जी के गोलोक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखें स्पष्ट कह रही थी कि वह रात भर आंसू बहाती रही है, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह और कमलराज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था कि अब सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया था। यद्यपि कि अभी भी शोक स्तब्ध परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी, आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जी का माँ जी के पास आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में ज्ञान विचार मंत्रणा करती रहती थी। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी ने उन लोगों के बीच बार बार के आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाले राय मशवरा, विशेष रूप से भव्य फुसफुसाहट में राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। सुमंगला को, जो शांत और संतोषी थी, उसका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माँ जी के मुंह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुँच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राय लक्ष्मण राज का हृदय घात से स्वर्गवास हो गया था। राजलक्ष्मी देवी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देखकर उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राजग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे जयराज और कमलराज माँ के अधीन पहले ही की तरह ही काम करते रहे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट डिजाइन पसंद न हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी। ये आप दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप का टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने कमल को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। जय का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा था, तो बेटी यूएसए में एमबीए कर रही थी। कमल के दोनों बच्चे दूर स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राज ग्रुप की गणेशोत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। जयराज तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु कमल, राज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसे उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था, तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुबार को
रखा तो उन्होंने कह दिया कि कमल के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि कि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लक्ष्मण राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर लाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह अपने उनकी अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती। परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी, और यही वजह थी कि जयराज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जी यहीं पर रह रही थी और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट-घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ न कर सकी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रह रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा सुमंगला भाभी? सुमंगला क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा था कि आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना। मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। सुमंगला समझ गई कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी, माँ जी, जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी, तब देखा था। वह तो मैं माँ जी का ही पहने हुए थी। सुमंगला चौंकी थी। माँ जी ने लड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी। तभी राजेश्वरी बोली कि माँ जी ने तो मुझे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों का। जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर सबको सुबक सुबक कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुप कराने में लग गई थी। तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? सुमंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठे कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी स्वर्णलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठ कर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी जयराज की हथेली पर रख कर कहा, मेरा मन खराब हो गया है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों और हरकतों को देख दोनों भाई सन्नाटे में आ गए। उनको खुश करने के लिए जयराज ने आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए। माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। जय, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार और सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धम से वहाँ पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार और सतलड़ा, चंपाकली, नगीने, जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहना था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी भला कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थे। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों भवें नंद की चालाकी देखकर आश्चर्य से भर उठी।
थे। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिलकर बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी ननंद तो कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना, अब बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे। माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 10 करोड़ रुपए इधर से निकाल कर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस, ज्वेलर्स, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर राजलक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होता है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखर्जी जी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही है। वह और रंजित जीजाजी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वो तेज में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि माँ राजलक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिक का हक स्वर्णलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह कुंवर रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सब के खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रस्फुटित होकर पूर्ण वृक्ष बन कर लहराए उठते हैं। शांत जयराज भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु भीरू स्वभाव के जयराज ने स्वर्णलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। इसलिए वह कर्तव्य विमुख से हो गए थे। कमल राज नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिता की दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। जयराज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि कमला मामला
यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकल कर वकीलों के दावपेच में फंस कर उलझ कर रह जाएगा। इसलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज़्यादा अधिक उचित होगा। इस विषय परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर कभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम दोनों लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने वो को बेबस सा पा रहा था। सब बहुत तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती है। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फंसाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। जयराज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बना कर रखी थी। पसोपेश और आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला गया। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई है, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना हुआ। गमगीन जयराज को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरणें दिखाई दी। वह कमल को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक विछोह को नहीं सह पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उसे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम दोनों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि हम दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालकिन बनकर सिंहासन रूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाए। परंतु शाती जीजी संभवतः महाराज जी को अपनी तरह मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर स्वर्णलता को प्रतिष्ठित कर गई है तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। जयराज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। जय और कमल, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसे विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं स्वर्णलता देवी को समझाने की कोशिश करूँगा, आगे प्रभु इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरना उनकी बातों से ने मानसिक यंत्रणा ही दी थी। कमल को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। जयराज आपसी विवाद के बाद जितना छिपाने की कोशिश करते, जीजी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लाहो लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने अपनी सेवा में जी जान लगा दी। जीजी से बोले, बेटी, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ। परंतु वसीयतनामा की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को हस्तांतरित की है तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की सह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामा के अनुसार माँ जी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांग कर काम काज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन स्वर्णलता है। जयराज और कमल ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्गों और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ जी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा आंसू वैसे ही जय और कमल। फिर झट वह सौदेबाजी कर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहाँ पर सभी लोग रंगे शियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। कमल इतनी देर से चुपचाप नाटक देख रहे उनसे न रहा गया। वह क्रोधित होकर आपसे बाहर हो उठे थे। जी 30% तो आपके
वो वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो सचमुच संपत्ति पर नाग की तरह बैठना चाहती हैं। सुमलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में बोली, कमल, मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये शब्द डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। जय और सुमंगला ने कमल और राजेश्वरी को वहाँ से हटाकर अंदर कर दिया था। सुमलता देवी बोली, जब आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। सुमलता और रंजीत कुंवर ने माँ के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। जयराज और कमल राज को जीजी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। जय को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखवाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवा कर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया है। कमल का साला चंद्रेश शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह एक दो पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। चंद्रेश ने कमल को जब भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। स्वर्णलता के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, परंतु जयराम मीडिया के सामने आने से बहुत ही शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि फर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारों पर ही बयान देना होता। अब न ही स्वर्णलता के हाथ में कुछ रह गया था और न ही जयराज और कमल के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। चंद्रेश वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए हड्डी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। सुमलता ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई। पैसा यानी पानी की तरह बहाया जा रहा था। जय डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बाट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। स्वर्णलता और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो जय और कमल जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लूट गई थी और जीवन संघर्ष में हो गया था। कई वर्षों के बाद जय सबको विलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमल आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे।